हेलो 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 बच्चों, वेरी वार्म वेलकम, अ वेरी गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स के प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन 3 में आपका स्वागत है। अब तक हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग के 2 सेशंस कर चुके हैं बच्चों, बट मुझे लगा कि यार एक और सेशन जरूर करना चाहिए क्योंकि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इस कंसेप्ट के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। जेईई मेंस में पिछले कुछ सालों में काफी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं और हमने हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन 1 और 2 में उतने ज्यादा क्वेश्चंस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे नहीं किए हैं। तो आज का ये जो सेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन है, सिर्फ इस कॉन्सेप्ट के ऊपर डेडिकेटेड है, जहां पे हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, कुछ कंसेप्ट्स भी पढ़ेंगे। तो ये सेशन जो है सिर्फ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे बेस्ड है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों इन द चैप्टर ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, राइट। इन द चैप्टर ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे, थोड़ा सा नजर मारेंगे, रिवाइज करेंगे और ऑफ कोर्स बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं आज का सेशन। एकदम बेसिक आइडिया, ऑफ कोर्स हमने ये वाली स्लाइड जो है लेक्चर 6 में देखी थी, जहां पे हमने समझा था कि यार एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जब हमें दिया जाता है 3 वेरिएबल्स का, जैसे आप देख पा रहे हो x, y और z, ये 3 वेरिएबल्स हैं, तो 3 इक्वेशंस लगेंगे साइमल्टेनियसली। आप जरूर सॉल्व कर सकते हो, पर डिटरमिनेंट्स और मैट्रिसेस से अगर सॉल्व करने आपको बोला जाए, जो बोर्ड्स में हो ही सकता है, तब किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए और किस टाइप के सवाल जो हैं जेईई मेंस में इनके बेसिस पे आते हैं, वो भी हम आज देखेंगे। अलग अलग तरीकों से कैसे सॉल्व करना है वो भी आज हम जानेंगे। तो पहली बात, ये आपके 3 इक्वेशंस हैं बच्चों, 3 वेरिएबल्स में x, y और z। इसे हम कहते हैं सिस्टम ऑफ 3 लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स, राइट। अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन सिस्टम के, इस पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के अगर एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशंस हुए, जब हम बोलते हैं बच्चों की एक सॉल्यूशन, उसका मतलब क्या है कि x, y और z की एक निर्धारित वैल्यू है, x की एक वैल्यू है, y की एक वैल्यू है और z की एक वैल्यू है, जो फिक्स्ड वैल्यूज हैं, तब एक सॉल्यूशन कहा जाएगा। पर अगर x, y और z के मल्टीपल सॉल्यूशंस आते हैं, मल्टीपल वैल्यूज आते हैं, तब जाके हम उसको कहेंगे कि मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं, मोर देन वन सॉल्यूशन सेट है। तो जब हम वन सॉल्यूशन कहते हैं, हम वन सॉल्यूशन सेट की बात कर रहे होते हैं। x, y और z तीनों के एक एक वैल्यूज हैं और उस केस में हम कहते हैं कि हमारे पास एक यूनिक सॉल्यूशन है। आप इस सिस्टम को थोड़ा सा अलग पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हो, क्योंकि आज ये हम डेडिकेटेड सेशन कर रहे हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये तीनों जो इक्वेशंस हैं आपको दिखाई देगा दैट दे आर ऑफ द फॉर्म कैपिटल AX प्लस कैपिटल BY प्लस कैपिटल CZ इक्वल टू कैपिटल D। और ये इक्वेशन बच्चों एक कार्टेशियन इक्वेशन है ऑफ अ प्लेन। अगर आपको वेक्टर 3D ज्योमेट्री के फंडे क्लियर हैं और याद है, तो ये तीनों इक्वेशंस इंडिविजुअली एक प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं। और थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, अगर मान लो 2 प्लेन्स को मैं ऐसे इंटरसेक्ट करवाता हूं, तो वो एक लाइन में इंटरसेक्ट होगा, और अगर एक तीसरा प्लेन जो है उस लाइन को कट करेगा, तो वो एक पॉइंट में कट करेगा बच्चों। और वो पॉइंट जो है उसके x, y और z कोऑर्डिनेट्स इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के रूट्स होंगे, सॉल्यूशन होगा, और वही पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बच्चों इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन होगा। दैट पॉइंट विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज 3 प्लेन्स। इन तीनों प्लेन्स इंटरसेक्ट जहां पे करते हैं, उस पॉइंट को यूनिक सॉल्यूशन कहा जाएगा, राइट। सो आई होप दैट आइडिया इज क्लियर। पर अगर मान लो ये जो 3 प्लेन्स हैं, ठीक है ना, ये जो 3 प्लेन्स हैं उसमें से 2 प्लेन्स ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक लाइन पे, और जो तीसरा प्लेन है उसको रैंडमली कट नहीं कर रहा, उसी लाइन के थ्रू पास कर रहा है। सोच के देखिए, 3 प्लेन्स, ये 2 प्लेन्स हैं और तीसरा प्लेन भी उसी लाइन के थ्रू पास कर रहा है। इसका मतलब वो तीनों प्लेन्स जो है, उन तीनों प्लेन्स का इंटरसेक्शन एक पॉइंट नहीं है, एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, एक लाइन है, और उस लाइन पे काफी सारे पॉइंट्स हैं। इसका मतलब वहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है बच्चों। तो आई होप आप सब लोगों को ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उसको प्लेन्स के थॉट प्रोसेस से आप लोगों ने कनेक्ट किया, और आई होप आप लोगों को ये समझा है कि कैसे अगर 3 प्लेन्स एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं तो आपको यूनिक सोल्यूशन आएगा, और वो 3 प्लेन्स अगर एक लाइन में इंटरसेक्ट करते हैं तब इनफाइनाइट सोल्यूशंस आएंगे।
और इन दोनों ही सिचुएशंस में हम इस सिस्टम को जो है एक कंसिस्टेंट सिस्टम कहेंगे। कंसिस्टेंट सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो सिस्टम सॉल्यूशंस दे रहा है, रूट्स दे रहा है, भले ही वो एक हो या अनेक हो, यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो, देयर आर सॉल्यूशंस, देयर आर इंटरसेक्शंस, इस वजह से ये कंसिस्टेंट सिस्टम है। बट ऑन द अदर हैंड अगर मान लो ये तीन प्लेन्स जो हैं, है ना, ये तीन प्लेन्स जो है मान लो तीनों एक दूसरे से पैरेलल हैं और कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, मान लो दो प्लेन्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दो प्लेन्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बट जो तीसरा प्लेन है उन दोनों प्लेन्स के जो इंटरसेक्शन लाइन है उससे दूर है, काफी, बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये तीनों प्लेन्स जो हैं, दो प्लेन्स को जब मैं एक बार लूंगा तो इंटरसेक्शन रहेगा, इन दो प्लेन्स को जब मैं एक साथ लूंगा तब इंटरसेक्शन रहेगा, इन दोनों को लूंगा तब भी रहेगा, बट तीनों प्लेन्स इकट्ठा एक साथ कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करते, ना ही एक पॉइंट पे ना ही एक लाइन पे, तब जाके आपको जो है जीरो सॉल्यूशंस मिलेंगे। उस सिस्टम को हम इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहेंगे। तो आई होप बच्चों ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आप ज्योमेट्रिकली, ग्राफिकली विजुअलाइज कर पा रहे हो और यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस और जीरो सॉल्यूशंस को कनेक्ट कर पा रहे हो, जिनसे आप कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम की बातें भी कर सकते हो। तो ये रही बेसिक बैकग्राउंड बच्चों सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। अब इन सब चीजों को कनेक्ट करेंगे मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स से दो अलग तरीकों से। पहला तरीका जो है जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि हम यूनिक सॉल्यूशन को ला सकते हैं यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, राइट। तो हम ऑलरेडी जानते हैं बच्चों इनवर्स जो होता है कुछ इस तरीके से होता है, A इंटू ए इनवर्स इज आइडेंटिटी, A इनवर्स इंटू ए इज आइडेंटिटी, जहां पे B जो है A इनवर्स है, और उस A इनवर्स मैट्रिक्स को हम इस फॉर्मूला से जो है बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ा लेंथी प्रोसेस है बट हमने ये सीखा था बच्चों कि किसी भी मैट्रिक्स A का एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे लाना है। तो पहले एडजॉइंट मैट्रिक्स लाइए, फिर उसको 1 अपॉन डिटरमिनेंट A इस पर्टिकुलर स्केलर से उस एडजॉइंट को मल्टीप्लाई कीजिए और फिर जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा वो बच्चों आपका इनवर्स होगा, करेक्ट। और इस इनवर्स के हाथ में आने के बाद आप जो है काफी इजीली उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो इस एल्गोरिथम से। पहले ये आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, उसको ध्यान से ऑब्जर्व करो, फिर जो कोएफिशिएंट्स हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 उससे आप कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाइए, उसको लिखिए कैपिटल A। फिर एक्स वाई जेड जो ये तीन वेरिएबल्स हैं उससे वेरिएबल मैट्रिक्स बनाइए, और ये जो इक्वालिटी साइन के दूसरे तरफ नंबर्स हैं D1 D2 D3 उसको लिखिए मैट्रिक्स B। अब इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में आपको दिखाई देगा दैट मैट्रिक्स A इंटू मैट्रिक्स X इक्वल टू B। हमने ये देखा भी था बच्चों, इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो A1X प्लस B1Y प्लस C1Z पहला कंपोनेंट आएगा, विच इज इक्वल टू द फर्स्ट कंपोनेंट हियर D1। यही आपका पहला इक्वेशन है, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये दूसरे दो इक्वेशंस भी आ जाएंगे। तो बेसिकली AX equal to B, capital A into capital X equal to capital B is the matrix representation of this system of linear equations, right? तो ये मैट्रिक्स में अगर हम सॉल्व करके x की वैल्यू निकाले, ये मैट्रिक्स में अगर सॉल्व करके हम कैपिटल X की वैल्यू निकाले तो हमें स्मॉल x, स्मॉल y और स्मॉल z के वैल्यूज आ जाएंगे, जो कि सॉल्यूशन है इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, राइट। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, और हम जानते हैं बच्चों x कैसे निकाला जाता है, बाय प्री मल्टीप्लाइंग A इनवर्स ऑन बोथ द साइड्स। और जब हम ये करेंगे बच्चों A इनवर्स इंटू A इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी इंटू X इज X, सो X जो है वो A इनवर्स इंटू B है, राइट। ये जो वेरिएबल मैट्रिक्स है X जिसको हमें ढूंढना है दैट इज A इनवर्स इंटू B। और A इनवर्स कैसे निकालना है हमने पिछले पेज पे देख लिया था। तो अगर आपके पास मैट्रिक्स A है तो आप उसका इनवर्स निकाल सकते हैं, उसको मैट्रिक्स B से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आप कैपिटल X जो है निकाल सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ यूनिक सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन आप ढूंढ सकते हो बच्चों, बट ऑफ कोर्स एक जो ध्यान देने वाली काफी नेचुरल सी बात है कि ये तभी पॉसिबल है जब आपका मैट्रिक्स A जो है एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है। क्योंकि अगर डिटरमिनेंट 0 हुआ तो A इनवर्स डिफाइंड नहीं है,
अगर A इनवर्स डिफाइंड नहीं है, अगर A इनवर्स डिफाइंड नहीं है तो X के वैल्यूज नहीं आएंगे, राइट। सो ये पर्टिकुलर केस 1 तभी डिफाइंड है जब आपका डिटर्मिनेंट जो है मैट्रिक्स A का एक नॉन जीरो नंबर है, माने कि मैट्रिक्स A एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर नहीं। ऑन द अदर हैंड केस 2, अगर मान लो A सिंगुलर मैट्रिक्स है तो दो सिचुएशंस हैं जिनके बारे में हमने बात किया था, और हमने ये भी बोला था कि यार एनसीईआरटी में डिटेल में ये चीजें दी हुई हैं, राइट। एडजॉइंट A इनटू B, या एडजॉइंट A हमने निकाला हुआ है A इनवर्स में, उसको हम मैट्रिक्स B से जब मल्टीप्लाई करेंगे और अगर वो नॉन जीरो आता है तब सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। नो सोल्यूशंस मतलब इनकंसिस्टेंट होगा वो सिस्टम। बट अगर एडजॉइंट A इनटू B जीरो आता है तब कुछ भी चीज कंक्लूड करना पॉसिबल नहीं है। जीरो सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। क्वाइट अंडरस्टैंडेबली यूनिक सॉल्यूशन सिर्फ केस 1 में होगा जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आता है, राइट। तो इस बारे में सब हम बात कर चुके हैं। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो हमने इन सब चीज के बारे में लेक्चर 6 में पढ़ाई की है बच्चों, काफी डिटेल में, राइट। सारे थियरी लेक्चर्स को आप गो थ्रू कर सकते हो और आपका कंसेप्ट नॉलेज जो है बिल्डअप कर सकते हो। तो यस, अब आते हैं इंपॉर्टेंट मुद्दे पे जो आज के सेशन को डिफाइन करने वाला है बच्चों, और वो है क्रेमर्स रूल। तो यही सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को वापस लेते हैं, राइट। इन कंसिस्टेंट सिस्टम में दो तरीके हैं, कोई ना कोई सोल्यूशन होना चाहिए, या तो यूनिक मतलब एक पॉइंट, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मतलब एक लाइन, राइट। अगर इनकंसिस्टेंट सिस्टम है मतलब जीरो सॉल्यूशंस है अपने पास, और इसी पर्सपेक्टिव को क्रेमर्स रूल से देखते हैं बच्चों। यही आपके इक्वेशंस हैं, यस, यही आपके इक्वेशंस हैं, राइट। यहाँ पे केस 1 है जहां पे दो इक्वेशन और दो वेरिएबल्स, तो ये काफी सिंपल हिसाब है, इसको हमने देखा था तो अभी हम इसको टच नहीं करेंगे। हम 3 वाले इक्वेशंस पे आएंगे, 3 वाले सिस्टम पे आएंगे जहां 3 वेरिएबल्स और 3 इक्वेशंस हैं, राइट। अब यहां पे बच्चों, अब यहां पे जो है A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3, ये आपका डेल्टा होगा। एक बार इस चीज को ध्यान से देख लीजिए, एक बार इस चीज को ध्यान से देख लीजिए कि ये डेल्टा क्या होगा। डेल्टा इज नथिंग बट द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A। मैट्रिक्स A क्या था बच्चों? मैट्रिक्स A था कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स, करेक्ट। सो A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3, करेक्ट। तो ये जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट को हम डेल्टा बोलेंगे। तो बेसिकली डेल्टा इज नथिंग बट द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A, जो अगर जीरो हुआ तो सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर नॉन जीरो हुआ तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के केस में क्या करना है वो तो हमें पता ही है, ठीक है। अभी के लिए हम डेल्टा क्या है ये समझ लेते हैं, फिर ध्यान से देखिए कि डेल्टा x क्या है। ध्यान से देख लीजिए कि डेल्टा x क्या है। x आपका पहला वेरिएबल है, x आपका पहला वेरिएबल है, सही बात बोल रहा हूं, x आपका पहला वेरिएबल है। तो वो पहला वेरिएबल जो है उसके कोएफिशिएंट्स हैं A1 A2 A3, जो यहां पे A1 A2 A3 है। तो A1 A2 और A3 के जगह पे अगर आप D1 D2 D3 लिखेंगे, A1 A2 A3 के जगह पे अगर आप D1 D2 D3 लिखेंगे, ठीक है, और B1 B2 B3 और C1 C2 C3 को हाथ भी नहीं लगाएंगे, उसको कुछ भी नहीं करेंगे, तो ये जो डिटर्मिनेंट आएगा बच्चों ये बन जाएगा डेल्टा x, ठीक है। ध्यान से देखिए, डेल्टा से डेल्टा x हम कैसे जाते हैं, सिर्फ A1 A2 A3, x इज द वेरिएबल, राइट। x डेल्टा x में x वेरिएबल है, तो x के जो कोएफिशिएंट्स हैं मतलब पहला कॉलम A1 A2 A3 उसको रिप्लेस कर दीजिए D1 D2 D3 से, राइट। A1 A2 A3 को रिप्लेस कर दीजिए D1 D2 D3 से, बाकी के दो कॉलम्स वैसे के वैसे चढ़ा दीजिए। तो इसी तरीके से बच्चों डेल्टा y और डेल्टा z ये वैल्यूज भी आ जाएंगे, डेल्टा y और डेल्टा z के वैल्यूज भी आ जाएंगे। डेल्टा y क्या होगा बच्चों? B1 B2 B3 के जगह पे आप D1 D2 D3 डालेंगे, कॉलम 1 और कॉलम 3 सेम रहेगा। डेल्टा z क्या होगा बच्चों? z इज द वेरिएबल, तो C1 C2 C3 के जगह पे C1 C2 C3 के जगह पे D1 D2 D3 डालेंगे, आपको डेल्टा z आ जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों आगे बढ़ने से पहले क्रेमर्स रूल में, राइट। यस, तो हमें यहां पे पता चल चुका है बच्चों कि डेल्टा क्या है, राइट। हमें पता चल चुका है डेल्टा x क्या है, डेल्टा y क्या है और डेल्टा z क्या है। और क्रेमर्स रूल हमें यह बताता है कि यार x
एक्स जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू सीधे सीधे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा है। ऐसे सोचो, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा, डेल्टा डेल्टा कैंसिल, एक्स की वैल्यू आ गई भाई। तो ये डिटरमिनेंट अपॉन ये डिटरमिनेंट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ एक्स। सो दिस इज अनदर मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द वेरिएबल मैट्रिक्स, वेरिएबल्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ऑफ कोर्स जेईई में आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, बट बोर्ड्स में अगर आपको पर्टिकुलरली इनवर्स को यूज करके सॉल्व करने बोला है तो आपको जो है ये वाली चीजें यूज करनी पड़ेंगी, ये वाली चीजें यूज करनी पड़ेंगी, राइट। केस 1 ये वाला यूज करना पड़ेगा, जो मोर ऑफन देन नॉट यही केस आता है बोर्ड एग्जाम में। बट जेईई में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप ये मेथड यूज कर सकते हो या फिर आप ये डेल्टा वाला मेथड यूज कर सकते हो। बट पॉइंट ये है कि जेईई मेंस में आपको एक्स वाई जेड के वैल्यूज ढूंढने के लिए नहीं आते। मेजरली सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इस कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि यार सिस्टम जो है कंसिस्टेंट है, ये जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है, और अगर कंसिस्टेंट है तो उसमें यूनिक सोल्यूशन है या इनफाइनाइट सोल्यूशंस है, और अगर इनकंसिस्टेंट है तो जीरो सोल्यूशंस है। इस कंसेप्ट पे आते हैं, और ये कंसेप्ट बच्चों डेल्टा, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड इनसे काफी ज्यादा जुड़ा हुआ है। एक बार फटाफट देख लेते हैं किस तरीके से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब यूनिक सोल्यूशन में एक बार सबसे ऊपर में ये चीज लिख देता हूं कि भाई एक्स क्या है ना। एक्स क्या है? एक्स इज डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा, ठीक है। वाई क्या है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा, और जेड क्या है? डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा, ठीक है। अब अगर हमारे पास एक यूनिक सोल्यूशन है, कंसिस्टेंट सिस्टम में दो तरीके के कंसिस्टेंट सिस्टम्स हैं, एक यूनिक सोल्यूशन, एक इनफाइनाइट सोल्यूशन। इनकंसिस्टेंट सिस्टम में बस एक ही टाइप का है कि भाई सोल्यूशन है ही नहीं, ठीक है। तो अगर हमारे पास यूनिक सोल्यूशन है, मतलब एक्स वाई और जेड के डिफाइंड वैल्यूज हैं, एक यूनिक नंबर है एक्स वाई और जेड का, समथिंग लाइक 1, 4 एंड 2, समथिंग लाइक दैट, रैंडम, ठीक है। बट ये नंबर्स डिफाइंड होने के लिए सबसे प्राइमरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। काफी लॉजिकल है, इसी बात को हम अलग अलग टाइप से बोल रहे हैं कि ये जो डिनोमिनेटर है डेल्टा, जो कि डिटरमिनेंट है मैट्रिक्स ए का, है ना। तो हम बात कर रहे थे हमेशा केस 1 के लिए वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स चाहिए, मतलब वो डिटरमिनेंट जीरो नहीं हो सकता। और यहां पे काफी क्लियरली दिख रहा है कि अगर डिनोमिनेटर जीरो होगा, मतलब ये डिटरमिनेंट अगर जीरो होगा, तो एक्स वाई और जेड के धज्जियां उड़ जाएंगे। एक्स वाई और जेड डिफाइंड वैल्यूज नहीं दे सकते हैं जो हमें यूनिक सोल्यूशन में चाहिए। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए काफी क्लियरली दिख रहा है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, डेल्टा जीरो नहीं हो सकता, और अगर डेल्टा जीरो नहीं है तो आपको जरूर यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। अगर डेल्टा जीरो नहीं है तो आपको जरूर यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। आप केस 1 की बातें कर रहे हो जहां पे मैट्रिक्स ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अभी इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं, बच्चों। अगर हमारे पास दूसरा केस है जहां पे हम इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की बातें करते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ऑफ कोर्स हम ये जानते हैं बच्चों कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन दोनों ही केसेस में डिटरमिनेंट ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज जीरो, राइट। ये बात हम पहले भी सीख चुके हैं कि केस 2 में जो है मैट्रिक्स ए एक सिंगुलर मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट ए जीरो है। क्वाइट नेचुरली डिटरमिनेंट ए वही डेल्टा है, तो ये डेल्टा जो है वो जीरो हो जाएगा। तो जैसे आप देख रहे हो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में डेल्टा जो है वो जीरो होता है, और नो सॉल्यूशन में भी डेल्टा जीरो होता है, ठीक है। तो इन दोनों ही केसेस में यहां पे डिनोमिनेटर जीरो है, दोनों ही केसेस में डिनोमिनेटर जीरो है। और अब इंटरेस्टिंग बात शुरू होती है बच्चों, अब इंटरेस्टिंग बात शुरू होती है, क्योंकि अगर हम देखें कि यार मुझे इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए, बहुत सारे सॉल्यूशंस चाहिए, तो लेट्स से 5/0 इंफिनिटी देगा, ठीक है। 5/0 अनडिफाइंड देगा। इंफिनिटी का मतलब अनडिफाइंड, इंफिनिटी एक्स की वैल्यू अगर हुई, अनडिफाइंड अगर एक्स की वैल्यू हुई, उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे, रादर उसका उल्टा है। अगर 5/0 हुआ तो x अनडिफाइंड है, इसका मतलब x का कोई वैल्यू ही नहीं है, इसका मतलब x का कोई रूट ही नहीं है, तो सॉल्यूशन है ही नहीं। इसका मतलब अगर डेल्टा x जो है या तो डेल्टा y या तो डेल्टा z, इन तीनों में से कोई भी एक अगर नॉन जीरो नंबर हुआ, जैसा हमने अभी एग्जांपल लिया 5/0,
तो x जो है अनडिफाइंड है, मतलब x की कोई रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, इस वजह से नो सोल्यूशन है, राइट। आई होप अभी क्लियर है। ऑन दी अदर हैंड मान लो अगर ये 0/0 है, तब 0/0 जैसे हम लिमिट्स के केस में भी कहते हैं 0/0 जो है डिफाइंड वैल्यू नहीं है, बट फिर दैट कैन लीड अप टू समथिंग जिसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 0/0 इज अ केस व्हिच कैन बी सिंप्लीफाइड, और वहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन सिर्फ तभी पॉसिबल है बच्चों जब तीनों डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड भी 0 हो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं भी 0, क्योंकि यार डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी 0 है, डेल्टा तो ऑलरेडी 0 है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए 0/0 x, 0/0 y एंड 0/0 इज z। इसका मतलब कि यार 0/0 इज नॉट इंफिनिटी, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन गिव यू मल्टीपल वैल्यूज, दैट इज व्हाई इनफाइनाइट सॉल्यूशन। नो सोल्यूशन में समथिंग लाइक 5/0 या फिर -2/0, एनी वन ऑफ द न्यूमरेटर शुड बी अ नॉन जीरो नंबर। एक नॉन जीरो नंबर चाहिए छत पे, न्यूमरेटर पे। दैट अपॉन 0 इज अनडिफाइंड, नो रियल वैल्यूज, नो सोल्यूशन। तो अगर ये पेज पूरी तरीके से क्लियर है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया है कि यार कंसिस्टेंट सिस्टम क्या है और उसके कंडीशंस क्या है, और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या है और उसके कंडीशंस क्या है। ये समझ चुके हो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं और प्रॉब्लम्स को अटैक करते हैं। देखते हैं कितने अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स जो हैं पिछले कुछ सालों में आए हैं और उनको डील कैसे करना है, राइट। सो लेट्स गो अहेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। जेईई मेन 2010 का यह सवाल है बच्चों, राइट। पहला ही सवाल क्या कहता है, कंसिडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x1 + 2 x2 + x3। ध्यान दीजिए यहाँ पे x y z नहीं है, तो x1 x2 x3 है, कोई बात नहीं। वेरिएबल्स जो है आप abc भी लिख सकते हो, राइट, pqr भी लिख सकते हो। x y z एकदम स्टैंडर्ड तरीका है वेरिएबल्स को लिखने का, यहाँ पे x1 x2 x3 है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये बताया गया एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, द सिस्टम हैज। तो हमें सॉल्यूशंस नहीं ढूंढने, हमें बस ये पता करना है कि यार यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशंस है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशंस है। आई एम क्वाइट श्योर एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशंस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हमने देखा 3 ही पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, राइट, जहां पे डेल्टा जो है नॉन जीरो होगा, करेक्ट। नो सॉल्यूशन हो सकता है जहां पे डेल्टा जो है जीरो होगा, डेल्टा जो है जीरो होगा, बट साथ ही साथ ईदर ऑफ, इनमें से ईदर ऑफ, rather either one of, right, at least one of, either one of की जगह at least one of लिखना ज्यादा सही है लैंग्वेज के टर्म्स में। at least one of डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z is 0। ध्यान से सोच के देखिए बच्चों, नो सॉल्यूशन के लिए हमने देखा डेल्टा तो 0 होना चाहिए, बट इन तीनों में से एटलीस्ट एक कोई तो नॉन जीरो होना चाहिए। मान लो डेल्टा x अगर 5 है तो 5/0, वापस यही चीज मैं शायद तीसरी बार बता रहा हूं, बट आई होप अभी जो कंसेप्ट है आपके दिमाग में घुस चुका है। 5/0 होगा तो वो नंबर डिफाइंड ही नहीं होगा, तो x की कोई रियल वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसी के लिए नो सॉल्यूशन है। और वो सेम चीज y और z के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगी। अगर x का पॉइंट ही डिफाइंड नहीं है तो यार y और z का कैसे होगा, है कि नहीं, राइट। तो यस, ये दूसरा ऑप्शन है। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए जैसे हमने देखा डेल्टा 0 और बाकी तीनों भी 0 होने चाहिए। डेल्टा इज 0 एंड डेल्टा x, डेल्टा y और डेल्टा z, ये तीनों भी 0 होने चाहिए। तो बेसिकली अभी हमें बस ये एनालाइज करना है कि ये इन केसेस में से कौन सा केस में आता है। तो फटाफट हम डेल्टा लिख लेते हैं, डेल्टा लिख लेते हैं। डेल्टा क्या आएगा बच्चों, डेल्टा क्या आएगा एक बार देखते हैं। डेल्टा इज द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, तो 1, 2 और 1 सबसे पहला। अब उसके बाद 2, 3 और 1 कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ले रहे हैं बच्चों, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ले रहे हैं हम लोग, राइट। 2, 3 और 1, उसके बाद 3, 5 और 2, ठीक है। और इस मैट्रिक्स का अगर हम डिटरमिनेंट लेंगे, फर्स्ट रो से एक्सपांड करेंगे बच्चों, 6 - 5 इज 1, 1 × 1 इज 1, फिर यहां पे है -2, एलिमिनेट द कॉलम, एलिमिनेट द रो, 4 - 3 इज 1, फिर यहां पे है +1,
10 minus 9 is 1। तो अगर इसको कैलकुलेट करें बच्चों 1 minus 2 plus 1 this gives you 0। तो डेल्टा 0 आ चुका है बच्चों, डेल्टा जो है वो 0 आ चुका है। तो ऑप्शन ए भी आउट है, क्योंकि ऑप्शन ए यूनिक सोल्यूशन में हमें नॉन जीरो डेल्टा की वैल्यू चाहिए, हमें नॉन जीरो डिटरमिनेंट की वैल्यू चाहिए बच्चों, नॉन जीरो डिनोमिनेटर की वैल्यू चाहिए। अगर डिनोमिनेटर नॉन जीरो है सिर्फ तभी यूनिक सोल्यूशन पॉसिबल है। हमारा डिनोमिनेटर जीरो आ चुका है, तो वो या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा या तो नो सोल्यूशन होगा। और वो ढूंढने के लिए लेट्स स्टार्ट विद डेल्टा एक्स, लेट्स स्टार्ट विद डेल्टा एक्स। सो यार डेल्टा एक्स को ढूंढते हैं फटाफट। डेल्टा एक्स क्या होता है बच्चों, आपका जो कॉलम 2 और कॉलम 3 है उसमें कोई चेंजेस नहीं आते, 2 3 5 1 1 2, ठीक है। मतलब y वाला जो वेरिएबल्स हैं, x2 के जो वेरिएबल्स हैं, x3 के जो वेरिएबल्स हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं है, बस चेंजेस आएंगे x1 के वेरिएबल्स में, पहले वेरिएबल में, क्योंकि डेल्टा x निकाल रहे हैं हम तो इसको डेल्टा x1 भी बोल सकते हो आप, राइट। सो 1 2 3 के जगह पे हम लिखेंगे 3 3 1 3 3 1। अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को निकालिए बच्चों, राइट। 3 into 6 minus 5 is 1, right? Minus 2 into, eliminate the column, eliminate the row, 6 minus 1 is 5, plus 1 into, eliminate the row column, 15 minus 3 is 12। तो अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, 3 minus 10 is minus 7 plus 12, ये 5 आ जाता है, right? Delta x is 5 which is non-zero, delta x is 5 which is non-zero, at least one of them is zero, at least one of them is zero, तो वो नहीं हो रहा है। तो डेल्टा यहां पे जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए इन तीनों को जीरो होना चाहिए। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए बच्चों, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए 0/0 होगा तभी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, 0/0 होगा तभी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, 0/0 होगा तभी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सारे चारों चीजों को जीरो होना पड़ेगा तभी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा बच्चों, जो यहां पे नहीं हो रहा, यहां पे नहीं हो रहा, डेल्टा एक्स ही जीरो नहीं आ रहा। तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर जो है इसका नो सॉल्यूशन है, इसका करेक्ट आंसर नो सॉल्यूशन है, क्योंकि ऑप्शन सी को भी हमने एलिमिनेट कर दिया। तो अगर आप यहां पे देखेंगे डेल्टा इक्वल टू जीरो, ये चीज मैंने यहां पे थोड़ी सी गलत लिखी है, इसको ठीक करते हैं, राइट। यहां पे जीरो नहीं आएगा, यहां पे नॉन जीरो आएगा, ठीक है। अगर इन तीनों में से एक भी चीज, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड, इसमें से एक भी चीज नॉन जीरो आती है, एक भी चीज अगर नॉन जीरो आती है, तो जैसे अपने केस में डेल्टा एक्स 5 आया है और डेल्टा 0 आया है, 5/0 अनडिफाइंड, नो रियल वैल्यूज, नो सोल्यूशन, एंड दैट इज व्हाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, राइट। तो आई होप एल्गोरिथम से, प्रोसेस से सबको समझ में आ गया है कि किस तरीके से जेईई मेन का ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो अब एक स्लाइटली दूसरा तरीका भी है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, राइट। बट हो सकता है कि वो एग्जाम एटमॉस्फेयर में शायद क्लिक ना हो, एकदम बेसिक अलजेब्राइक तरीका है, उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहां पे ऑब्जर्वेशन इज द की बच्चों, ऑब्जर्वेशन इज द की, राइट। अगर आप ढंग से ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा, राइट, आपको दिखेगा कि अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूं तो x1 + 2x1 3x1 आएगा जो यहां पे है। इन दोनों को जब ऐड करूंगा तो 2x2 + 3x2 5x2 आएगा जो यहां पे है। इन दोनों को ऐड करूं 2x3 आएगा जो यहां पे है। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूं और फिर इससे सबट्रैक्ट करूं, ध्यान से पहले दोनों इक्वेशन को ऐड करके इससे सबट्रैक्ट करूं, 3x1 - 3x1 कैंसल्स, 5x2 - 5x2 कैंसल्स, 2x3 - 2x3 कैंसल्स, तो लेफ्ट हैंड साइड पे 0 आ गया भाई, और राइट हैंड साइड पे 3 + 3 is 6, 6 - 1 is 5, तो 0 = 5 आ गया, which makes no sense, which makes no sense, 0 = 5 आ गया। अगर आप पहले दो इक्वेशंस को ऐड करेंगे और फिर तीसरे इक्वेशन से सबट्रैक्ट करेंगे तो आपको 0 = 5 आता है, 0 = 5 आता है, which makes no sense and hence no solution। तो एक दूसरा तरीका है जो शायद क्लिक ना करे, शायद क्लिक ना करे, बट अगर डेफिनेटली आप इस तरीके से ऑब्जर्वेशन की रख सकते हो तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। डजंट मीन कि हर प्रॉब्लम इस तरीके से होगा, जस्ट वांटेड टू शो कि देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, बट बेसिक एल्गोरिथम से आप जाओगे तो देयर इज नो चांस कि आप मिस्टेक करोगे। मेक श्योर करना कि यार डिटरमिनेंट की जब आप वैल्यू निकाल रहे हो तब आप कोई सिली मिस्टेक ना करो, राइट। पहला चीज डेल्टा का वैल्यू निकालना है, डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, फिर डेल्टा एक्स निकालते समय
जो x के कोएफिशिएंट्स हैं उनके जगह पे जो है आपको ये d1 d2 d3 डालना है एंड सिमिलर द प्रोसेस कंटिन्यूज, राइट। और हमेशा से जो है इस चीज को फॉलो करते रहिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये पर्टिकुलर शीट और ये पर्टिकुलर शीट, ये शीट है ना, और डेल्टा एक्स क्या है वो वाली चीज, एक्स वाई जेड क्या है, और फिर फाइनली क्या चीज यूनिक सोल्यूशन देता है, क्या इनफाइनाइट सोल्यूशन देता है और क्या नो सोल्यूशन देता है, ठीक है। और इसी बात पे बच्चों चलो फटाफट अगले सवाल पे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। ये भी एक जेई का सवाल है, ये भी एक जेई का सवाल है, यहाँ पे ईयर लिखा हुआ नहीं है, बट दिस इज अ गुड क्वेश्चन। कम ऑन एवरीवन, ट्राई एंड टारगेट दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आई थिंक ये 2018 का सवाल है। फटाफट एवरीवन ट्राई दिस, स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स, बेसिक्स से स्टार्ट कीजिए, आप ये सवाल सॉल्व कर सकते हो। एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है जहां पे ये बोला गया है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। तो एक बार फटाफट पीछे जाते हैं और देखते हैं कि यार इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या होता है। डेल्टा, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड सारे जीरो होते हैं, ठीक है। तो आपको बस बेसिकली ये चीज अच्छे से अप्लाई करनी है कि डेल्टा इज इक्वल टू जीरो एंड delta x, delta y and delta z, all the three are also equal to 0. तभी जाके 0 upon 0 infinite solutions possible. 0 upon 0 and 0 upon 0 x, y और z के वैल्यूज जो हैं वो indeterminate वैल्यूज हैं, तो डेफिनेटली infinite solutions possible हैं, राइट। तो शुरू करते हैं बच्चों डेल्टा से, डेल्टा से शुरू करते हैं। और डेल्टा क्या आएगा, डेल्टा क्या आएगा बच्चों, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1 1 1 पहले रो में, फिर 1 2 3 और फिर 1 3 अल्फा। अब क्योंकि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, क्योंकि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, ये डेल्टा 0 हो जाएगा, ये डेल्टा 0 हो जाएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं, पहले रो को यूज करके सॉल्व करते हैं बच्चों। तो 1 इंटू 2 अल्फा माइनस 9, राइट, 1 इंटू 2 अल्फा माइनस 9, फिर -1 इंटू eliminate the column, eliminate the row, alpha minus 3 and finally 1 into 3 minus 2 plus 1 into 3 minus 2, ठीक है। this is equal to 0, therefore 2 alpha minus 9 minus alpha, 2 alpha minus 9 minus alpha plus 3 plus 1 equal to 0। और इसको जब आप सॉल्व करोगे बच्चों, 2 alpha minus alpha जो है, 2 alpha minus alpha जो है आपको अल्फा देगा, -9 प्लस 3 -6 देगा, -6 प्लस 1 -5 देगा, जो दूसरे तरफ जाके 5 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन सॉल्व करके बिना सिली मिस्टेक करके आप अल्फा की वैल्यू 5 ला सकते हो। तो अल्फा की वैल्यू 5 आ चुकी है बच्चों। अल्टीमेटली जो है हमें बीटा माइनस अल्फा निकालना है, तो अब बीटा की वैल्यू की तरफ भी बढ़ते हैं। अल्फा का वैल्यू तो आ चुका है, राइट। तो अब बीटा की वैल्यू लाने के लिए यार हमें एग्जैक्टली पता नहीं किस तरीके से आएगा, तो हम इसी चीज को फॉलो करते चलते हैं जो एल्गोरिथम हमारे पास है, और डेल्टा एक्स को 0 भरने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा एक्स सेम डिटरमिनेंट जो लिखा है, बस एक्स के कॉलम के जगह पे, जहां पे एक्स का वेरिएबल है उसके जगह 5 9 और बीटा डालोगे, उसके जगह 5 9 और बीटा डालोगे, 1 1 1 की जगह, बाकी सेम रहेंगे, ठीक है। 1 2 3 और 1 3 अल्फा, अब अल्फा की जगह मैं 5 डाल सकता हूं, अल्फा की जगह मैं 5 डाल सकता हूं, एंड दिस इज 0, दिस इज 0, यस, डेल्टा एक्स इज 0। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, आइए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, राइट। सो 5 इंटू 10 माइनस 9, 10 माइनस 9 दैट्स 1, -1 इंटू, राइट, एलिमिनेट द कॉलम, एलिमिनेट द रो, 45 माइनस 3 बीटा, 45 माइनस 3 बीटा and plus 1 into eliminate the column, eliminate the row, 27 minus 2 beta, 27 minus 2 beta, ठीक है, 27 minus 2 beta, this is equal to 0। और जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे बच्चों, 10 minus 9 is 1 into 5 is 5, minus 45 plus 3 beta plus 27 minus 2 beta equal to 0। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे बच्चों, 3 बीटा माइनस 2 बीटा, तो बीटा दे रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे। अब 5 माइनस 45 इज -40, -40 प्लस 27 इज -13, जो दूसरी तरफ जाके 13 दे देगा, तो बीटा की वैल्यू 13 आएगी बच्चों, बीटा की वैल्यू 13 आएगी, राइट। ये चीज बीटा की वैल्यू जो 13 है वो आप डेल्टा y और डेल्टा z को 0 डाल के भी वही वैल्यू आने वाली है आपको, आप ट्राई कर सकते हो बच्चों। तो यार अब आपके पास अल्फा और बीटा दोनों के वैल्यूज आ चुके हैं,
हमें पूछा गया है बीटा माइनस अल्फा, सो 13 माइनस 5, जिसका करेक्ट आंसर 8 होगा बच्चों, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर टू दिस पर्टिकुलर जेई क्वेश्चन। यस, सो आई होप एवरीवन इज क्लियर। अल्गोरिथम फॉलो करोगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चंस फोड़ सकते हो बच्चों आप। फंटास्टिक क्वेश्चन, आई थिंक इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस का अल्गोरिथम को फॉलो किया है और इस क्वेश्चन को क्रैक किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पे वापस से अलजेब्राइक मेथड से सॉल्व किया, व्हिच यू कैन गो थ्रू, राइट। सो लेट्स गो टू अनदर क्वेश्चन, पिछले साल ही आया हुआ है जेईई मेंस 2021 में। अगेन सेम थॉट प्रोसेस को फॉलो करो, अल्गोरिथम को फॉलो करो, आप पास्ट ईयर का, लास्ट ईयर का क्वेश्चन जेईई मेन का फोड़ सकते हो बच्चों। इनकंसिस्टेंट दिया हुआ है, तो यस आपको पता है एक इनकंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब क्या है, राइट। आपको पता है कि एक इनकंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब क्या है। इनकंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब है नो सॉल्यूशंस, और नो सॉल्यूशंस मतलब डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, राइट। और डेल्टा एक्स नॉन जीरो, डेल्टा वाई नॉन जीरो और डेल्टा जेड नॉन जीरो। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो जनरली शायद हमने डिस्कस नहीं की है। अब लिखा था मैंने वहां पे, वन ऑफ दीज थ्री शुड बी नॉन जीरो। अगर इन तीनों में से एक भी नॉन जीरो हुआ, अगर मान लो इन तीनों में से एक भी नॉन जीरो हुआ, मान लो डेल्टा एक्स की वैल्यू है 5 बट डेल्टा वाई और डेल्टा जेड दोनों जीरो है, तो भी ये नो सॉल्यूशंस और इनकंसिस्टेंट सिस्टम आएगा। क्योंकि अगर एक भी नॉन जीरो नंबर हुआ है ना, मान लो 5 है, तो 5/0 खत्म कहानी, राइट। 5/0 डिफाइंड ही नहीं है, नो एक्स वैल्यू, इसका मतलब वो पॉइंट ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो y और z के एग्जिस्ट करने का मतलब ही नहीं आता। तो इन तीनों में से कोई भी एक भी अगर नॉन जीरो हुआ तो भी नो सॉल्यूशंस, तो भी इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो यही प्रोसेस को शुरू करना है बच्चों, डेल्टा इक्वल टू 0 से शुरू करना है। डेल्टा क्या आएगा आपका, 3 - 2 - k, 2 - 4 - 2 और 1 2 और -1, ये आपका डिटरमिनेंट आएगा बच्चों, ये आपका डिटरमिनेंट आएगा, जिसको आपको जीरो लेना है, जिसको आपको जीरो लेना है, राइट। जब आप उसको जीरो लेंगे और वो डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे बच्चों, आपको k का वैल्यू 3 आएगा। डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, काफी आसान है ये चीज बच्चों करने के लिए, तो k का वैल्यू 3 आ जाएगा, राइट। और जब आप ऑप्शंस पे जाएंगे बच्चों तो क्लियरली देख सकते हैं कि ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 आउट, राइट। हमेशा बच्चों जेईई मेंस के प्रॉब्लम सॉल्व करते समय ऑप्शन एलिमिनेशन एंड स्मार्ट गेस्टिमेशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल टूल्स टू मैक्सिमाइज योर मार्क्स। आपके मार्क्स बढ़ाने के लिए, कुछ ऐसे क्वेश्चंस को उठाने के लिए जिसमें आप 100% सर्टन नहीं हो, ऐसे क्वेश्चंस उठाने के लिए जहां पे जनरली लोग बोलते हैं कि यार तुक्का मारो, एंड में तुक्का मारो, थोड़ा सा अगर स्मार्टली वो गेम खेलो तो आप अपने मार्क्स को जो है बढ़ा सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस जो आपके हाथ से छूट रहे हैं उनको आप अपने काबू में लाके मार्क्स अपने पॉकेट में डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने सिर्फ डेल्टा इक्वल टू 0 को सॉल्व किया और k की वैल्यू 3 आ गई, तो यार ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 आउट हो गए, तो ये आपके लिए केबीसी का 50-50 हो गया, है ना। तो यार 4 ऑप्शन से डील करने से तो अच्छा है कि 2 ऑप्शन से डील करो। तो अब आपके पास 1 और 4 है। अगर आपके पास टाइम नहीं है या फिर अगर अगला वाला कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आ रहा, तो भी आप 1 या 4 में से किसी एक पे तो गेस कर ही सकते हो विद 50% चांस कि आपका आंसर सही आएगा। सो ऑलवेज अ गुड टेक्निक रादर देन पैनिकिंग। पैनिक करने से अच्छा है और क्वेश्चन को आगे भगाने से अच्छा है कि कुछ तो उसमें करो और देखो कि और आगे क्या हो सकता है। नाउ कंटिन्यूइंग फॉरवर्ड, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड तीनों को निकालना है। डेल्टा एक्स में क्या होगा, 3 2 और 1 के जगह 10 6 और 5m आएगा। 3 2 और 1 के जगह 10 6 और 5m आएगा। बाकी दोनों कॉलम्स -2 -4 एंड 2 -k -2 एंड -1 वो सेम रहेंगे। डेल्टा एक्स को नॉन जीरो बोला है, जो सॉल्व करके आपको m नॉट इक्वल टू 4/5 दे रहा है, क्योंकि डेल्टा एक्स नॉन जीरो चाहिए तो m नॉट इक्वल टू 4/5 दे रहा है। इसका मतलब हमें सही आंसर मिल चुका है एंड दैट्स ऑप्शन 4, k इक्वल टू 3 एंड m नॉट इक्वल टू 4/5। ठीक है, तो बस ये दोनों चीजें सॉल्व करने से आंसर आ गई है, राइट। आप डेल्टा वाई और डेल्टा जेड को भी सॉल्व कर सकते हो और इनको भी नॉन जीरो इक्वेट कर सकते हो, राइट। एक बार देखते हैं क्या होगा ये करने के बाद। डेल्टा वाई में सिर्फ बीच वाला जो कॉलम है -2 -4 +2 उसके जगह पे 10 6 5m करना है, और डेल्टा जेड में -k -2 -1 के जगह 10 6 5m करना है। तो जब हम उनको सॉल्व करते हैं बच्चों, ये रहा डेल्टा वाई को नॉट इक्वल टू 0 करते हैं। जब डेल्टा वाई सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, तब जो है हमको 0 आता है,
राइट। तो डेल्टा वाई 0 आता है। तो जैसा मैंने कहा था बच्चों कि यार इन तीनों में से कोई भी एक भी नॉन जीरो हुआ तो चल जाएगा, कोई भी एक नॉन जीरो हुआ, जरूरी नहीं है कि तीनों नॉन जीरो होने चाहिए। जैसे अपने केस में डेल्टा वाई 0 आ रहा है विच इज फाइन, डेल्टा वाई अगर 0 आ रहा है तो y जो है 0/0 है विच इज फाइन, बट x ने गेम खत्म कर दिया, x बोल रहा है कि यार नॉन जीरो है, तो इन दैट केस m इज नॉट इक्वल टू 4/5 अगर हम रखेंगे तो हमारे पास जो है नॉन जीरो नंबर अपॉन जीरो आएगा x की वैल्यू विच इज नॉन डिफाइंड, नो सॉल्यूशंस, हेंस इनकंसिस्टेंट सिस्टम, राइट। तो डेल्टा z के लिए भी हमने वही किया है, तो वहां पे भी m नॉट इक्वल टू 4/5 आ रहा है। इसका मतलब जो है ऑप्शन 4 is the correct answer to this question of JEE Mains 2021, right? तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। Yes, JEE Main 2017 का प्रॉब्लम है, ये 2017 का प्रॉब्लम है, right? S be the set of distinct values of B for which the following system of equation has no solution, right? तो जब no solution बोला है, inconsistent system बोला है, तो of course डेल्टा 0 होता है, ठीक है, डेल्टा 0 होता है, करेक्ट। अब उसके साथ ही साथ या तो डेल्टा x नॉन जीरो होगा, राइट, या तो डेल्टा y नॉन जीरो होगा, या तो डेल्टा z नॉन जीरो होगा, राइट। ये वर्ड्स में लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट इसका मतलब बेसिकली ये है कि इन तीनों में से एटलीस्ट एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एटलीस्ट एक इन तीनों में से जो है नॉन जीरो है, तब जाके आप कह सकते हो कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्यूशन नहीं देगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा, राइट। तो यार डेल्टा को 0 इक्वेट करके आप सॉल्व कर सकते हो, फिर इन तीनों में से चीजों को अप्लाई कर सकते हो एंड यू कैन गो टुवर्ड्स द सॉल्यूशन, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद जस्ट डेल्टा इक्वल टू 0। डेल्टा इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं बच्चों, राइट। 1 1 1 1a1 और यहां पे आएगा ab1 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 इंटू a माइनस बी, सो a माइनस बी से स्टार्ट हो रहा है, -1 इंटू 1 माइनस a, तो दिस इज प्लस a माइनस 1, एंड 1 इंटू b माइनस a स्क्वायर, सो b माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे बच्चों, माइनस b प्लस b कैंसिल हो जाता है, सो यहां पे दिख रहा है 2a माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर इज 0, जिसको आप लिख सकते हो दूसरे तरफ ले जाके प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स a माइनस 1 द होल स्क्वायर इज 0, देयरफॉर a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1। तो अब पता चल चुका है बच्चों कि a 1 है, ये पता चल चुका है। और अगर a 1 है तो इन इक्वेशंस को हम कुछ इस तरीके से अब लिख सकते हैं, a1 है ये पता चल चुका है फॉर नो सॉल्यूशन, सो अब इन इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, राइट, ये एक प्लेन का इक्वेशन है। फिर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, तो जैसे आप देख रहे हो बच्चों, राइट, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 और x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 तो सेम ही प्लेन है। तो आप सोचोगे सर यहाँ पे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, क्योंकि सेम प्लेन है। अगर सेम प्लेन है तो जो सारे पॉइंट्स उस प्लेन पे लाई कर रहे हैं सारे के सारे सॉल्यूशंस हैं। बट यार बच्चों एक बात याद रखो कि जब हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात करते हैं तो हम इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढ रहे हैं तीनों प्लेन्स का, दो प्लेन्स का नहीं, तीनों प्लेन्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो यार इन दोनों के तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, बट उसका ये मतलब नहीं कि सिस्टम का इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। सिस्टम का सॉल्यूशन तब होता है जब तीनों प्लेन्स इंटरसेक्ट करते हैं, तीनों प्लेन्स के कॉमन रूट्स होते हैं। इन दोनों के तो इनफाइनाइट रूट्स हैं, बट उससे काम नहीं चलेगा। सिस्टम के लिए तो तीसरा इक्वेशन, तीसरा प्लेन भी वो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो अगर a की वैल्यू 1 है तो ये x हो गया, x प्लस बी वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। तो अब ये तीसरा प्लेन है बच्चों। अब ध्यान से देखिए, अगर मुझे इस सिस्टम में 0 सॉल्यूशंस चाहिए, मतलब मुझे सिस्टम में कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए ही नहीं, राइट। तो यार ये दोनों को अलग लिखने से जगह एक ही है, एक ही प्लेन है ये, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, करेक्ट। अगर मुझे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 और x प्लस बी वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 में कोई इंटरैक्शन चाहिए ही नहीं, तो उन दोनों प्लेन्स को पैरेलल रखना पड़ेगा। अगर वो दोनों प्लेन्स पैरेलल नहीं है
तो वो कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट करेंगे और सोल्यूशन देंगे, तो नो सोल्यूशन नहीं होगा। नो सोल्यूशन के लिए एक ही पॉसिबिलिटी है कि इन दोनों प्लेन्स को पैरेलल रखना पड़ेगा, और वो पैरेलल रखने के लिए b का वैल्यू 1 ही होना चाहिए और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर b का वैल्यू कुछ भी हुआ, लेट्स से 2 या 5, तो नॉर्मल वेक्टर जो है इस प्लेन का 1 1 1 है, इस वेक्टर का नॉर्मल इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर 1 5 1 है, तो जो है वो पैरेलल नहीं होंगे और ये दोनों प्लेन जरूर इंटरसेक्ट करेंगे, राइट। तो इसके लिए b का एकमात्र वैल्यू हो सकता है जो कि 1, और इसके लिए s क्या है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ b, और b का एक ही वैल्यू हो सकता है 1, एंड हेंस दैट सेट इज अ सिंगलटन सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है b के लिए जो कि है 1, राइट। तो यस, काफी इंटरेस्टिंग सवाल। यहां पे अगेन अल्जेब्रिकली सॉल्व किया है, आप ये सारे मेथड्स देख सकते हो जहां पे अल्जेब्रिकली किया है। अब एक छोटा सा वेरिएशन देख लेते हैं बच्चों। हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कुछ इस तरीके से देखा था, बट राइट में d1 d2 d3 था, ठीक है, d1 d2 और d3 था। अगर d1 d2 d3 के जगह 0 0 0 है, अगर d1 d2 d3 के जगह 0 0 0 है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि भाई डेल्टा तो a1 b1 c1 या डेल्टा तो a1 b1 c1 है, a2 b2 c2 और a3 b3 c3, राइट। बट क्या हम ये ध्यान से देख सकते हैं कि डेल्टा x जो है, डेल्टा x क्या आएगा, a1 a2 a3 की जगह 0 0 0, a1 a2 a3 की जगह पे 0 0 0, राइट। तो यार मैं अभी आगे जो है b1 b2 b3 और c1 c2 c3 डाल दूंगा, तो फिर भी डेल्टा x का वैल्यू 0 ही आएगा, राइट, क्योंकि अगर मैं कॉलम 1 से एक्सपांड करूं तो 0 दे देगा डिटरमिनेंट, राइट। तो क्लियरली डेल्टा y और डेल्टा z भी 0 आएंगे। यस, क्या सबको ये बात समझ में आ रही है कि डेल्टा x और डेल्टा y और डेल्टा z तीनों जीरोज हैं, राइट, तीनों जीरोज हैं, और डेल्टा जो है ये है। तो अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं और ये सिचुएशन देखें जहां पे डेल्टा x, डेल्टा y और डेल्टा z तीनों जीरो हैं, यस, तीनों जीरो हैं, तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले केस में होता है, ठीक है। पर अगर मान लो डेल्टा x, डेल्टा y और डेल्टा z जीरो है और डेल्टा नॉन जीरो है, तब तो यूनिक सॉल्यूशन होगा ना भाई। सोच के देखो, x की वैल्यू क्या होगी, 0 अपॉन अ नॉन जीरो नंबर, 0 अपॉन, मान लो डेल्टा की वैल्यू है 4, नॉन जीरो है, यूनिक सॉल्यूशन बता रहा है, और ये तीनों जीरो है, तो 0 अपॉन 4, 0 अपॉन 4, 0 अपॉन 4, तो x, y और z इन तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू जो बेसिकली यूनिक सॉल्यूशन है वो 0,0,0 है। सही बात, राइट। यस, तो एक बार वापस उस पेज पे चलते हैं। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि अगर डेल्टा x, डेल्टा y और डेल्टा z 0 है, जो कि इस सिस्टम में होगा, ठीक है, तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 0, ये आपका एक यूनिक सॉल्यूशन है बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन है इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, तो देन वी हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। उसको यहां पे लिख लेते हैं, ठीक है। डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा इक्वल टू 0, ठीक है। हमें पता है कि यार ये तीनों जीरोज हैं, ये तीनों जीरोज हैं, यस। और अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो x इज 0 अपॉन डेल्टा, y इज 0 अपॉन डेल्टा एंड z इज 0 अपॉन डेल्टा, एंड डेल्टा इज नॉन जीरो। तो यार x इक्वल टू y इक्वल टू z इज इक्वल टू 0, तो आपका कॉमन इंटरसेक्शन जो है 0,0,0 होगा, और इस सॉल्यूशन को हम ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलेंगे बच्चों, इस सॉल्यूशन को हम ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलेंगे। पर अगर डेल्टा जीरो हुआ तब हमारा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। डेल्टा x, डेल्टा y और डेल्टा z तो 0 है ही, और अगर डेल्टा भी 0 हुआ तो x की वैल्यू होगी 0 अपॉन 0, y की वैल्यू होगी 0 अपॉन 0, z की वैल्यू होगी 0 अपॉन 0, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे, और उस केस में हम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की बात करेंगे। ट्रिवियल सॉल्यूशन अगर यहाँ पे 0 0 0 है तो उसका सॉल्यूशन 0 0 0 है,
a1 इंटू जीरो प्लस b1 इंटू जीरो प्लस c1 इंटू जीरो इज जीरो, और वही आगे चलेगा, राइट। तो इस तरीके के सिस्टम को हम होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, जहां पे ट्रिवियल सोल्यूशन आता है 0, 0, 0, जो ऑब्जर्वेशन से काफी क्लियरली दिखता है बाय क्लीन ऑब्जर्वेशन की x, y और z को जीरोस डाल दो तो तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएंगे। और इस सेटअप पे, इस सिस्टम पे हम कुछ सवाल सॉल्व करते हैं बच्चों। जेईई मेन 2019 का प्रॉब्लम है ये। अगेन जैसे आप देख रहे हो, इस कंसेप्ट पे जो है काफी सवाल पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं। ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ c फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, अब क्योंकि 0, 0, 0 है, ये होमोजेनियस है, और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन बोला है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, राइट। मतलब ट्रिवियल सोल्यूशन तो x इज 0, y इज 0, z इज 0, वो तब होता है जब डेल्टा नॉन जीरो है, राइट। डेल्टा नॉन जीरो है, यूनिक सोल्यूशन 0, 0, 0 जो ट्रिवियल सोल्यूशन है। बट अगर डेल्टा जीरो है तब जाके इनफाइनाइट सोल्यूशन, तब जाके नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन पॉसिबल है, राइट। तो डेल्टा इक्वल टू जीरो मतलब डेल्टा क्या है बच्चों, कोएफिशिएंट 1 माइनस c, राइट, c माइनस 1 c एंड लास्टली c माइनस 1, राइट। इसको सॉल्व करना है बच्चों, इसको सॉल्व करना है, राइट। सो 0 इक्वल टू, पहले रो को यूज करते हैं, 1 इंटू 1 माइनस c स्क्वायर, माइनस ऑफ माइनस c प्लस c इंटू माइनस c स्क्वायर, राइट, एंड माइनस c इंटू c स्क्वायर प्लस c, ठीक है। अब इसको एक्सपांड करते हैं बच्चों, देयरफॉर 0 इक्वल टू 1 माइनस c स्क्वायर माइनस c क्यूब माइनस c स्क्वायर, ठीक है। तो यस, काफी सारे माइनसेस हैं यहाँ पे। इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यस, अच्छा, इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो c का वैल्यू -1 और हाफ आएगा। एक बार देख लेते हैं, -1 और हाफ, -1 सेटिस्फाई करता है क्या, एक बार देख लेते हैं। माइनस सी स्क्वायर, तो यहाँ पे 3c स्क्वायर है, 3c स्क्वायर है, माइनस सी क्यूब प्लस 2c क्यूब -1 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन बन रहा है बच्चों, ये आपका इक्वेशन बन रहा है। जरूर ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के पीछे नहीं पड़ेंगे अभी, हम बस देखेंगे कि यार c का वैल्यू क्या होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, तो क्यों ना ऑप्शंस को यूज करें। बी स्मार्ट इन योर एग्जामिनेशन, क्यूबिक को सॉल्व करने के पीछे मत पड़िए। यहाँ पे ये वैल्यूज को प्लग कीजिए। सबसे पहले c को 0 डाल के देखते हैं। 0 यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करता, 0 प्लस 0 -1 इज -1 नॉट 0, तो ऑप्शन डी तो चला गया। c को डालते हैं, 2 स्क्वायर इज 4, 4 इंटू 3 इज 12, 2 क्यूब इज 8 इंटू 2 इज 16, 12 प्लस 16 इज 28, 28 माइनस 1 इज 27, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, तो ऑप्शन सी भी आउट हो गया है, राइट। अब इन दोनों में से जो ग्रेटर वैल्यू है उसको डाल के देख लेते हैं, हाफ को डाल के देख लेते हैं। अगर हाफ सेटिस्फाई नहीं करता है तो ऑटोमेटिकली -1 आंसर हो जाएगा। हाफ को डाल के देखते हैं। हाफ स्क्वायर इज 1/4, सो 3/4 आ गया, है ना। हाफ क्यूब इज 1/8, 2/8 आ गया, 2/8 इज 1/4 -1। अब देखो 3/4 प्लस 1/4 तो 4/4 है, विच इज 1, एंड 1 - 1 इज इंडीड 0, तो हाफ सेटिस्फाई करता है बच्चों। अगर मान लो -1 भी सेटिस्फाई करता है, मान लो आप डाल के देख सकते हो, -1 भी एक्चुअली कर रहा है, तो दोनों एक्चुअली सेटिस्फाई कर रहे हैं। बट क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ c पूछा है, करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी। फंटास्टिक क्वेश्चन आई मस्ट से, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको अल्गोरिदमिकली चीजों को ध्यान देके सॉल्व भी करना है, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है। बट जब आपके पास ये इक्वेशन आता है, आपको स्मार्टली टाइम वेस्ट ना करते हुए ऑप्शंस को यूज करना है और इस क्वेश्चन को फोड़ना है। जेईई मेन 2019 का प्रॉब्लम, आई थिंक दिस इज दैट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन जो यार आपको उठाना ही उठाना है, बिल्कुल भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है अगर आपने कंसेप्ट पे होल्ड ला लिया तो। यस बच्चों, यस। तो अगेन वन मोर क्वेश्चन जेईई मेन 2021 का है, राइट। अगेन आप जैसे देखोगे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन की बात की हुई है। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन जहां पे होमोजेनियस सिस्टम है 0 0 0, राइट। तो यार एक ट्रिवियल सोल्यूशन होता है, यूनिक सोल्यूशन 0 0 0, बट अगर इनफाइनाइट सोल्यूशंस है, राइट, तब जाके नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन पॉसिबल है, तब जाके 0 0 0 के परे और रूट्स पॉसिबल है, और वो रूट्स और वो इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए इस चीज का डिटरमिनेंट 0 होना पड़ेगा, राइट। और उस चीज का डिटरमिनेंट 0 आप सॉल्व करेंगे बच्चों, आपको एक इक्वेशन मिलेगा
आपको एक इक्वेशन मिलेगा जहां पे जो है क्लियरली दिख रहा है कि म्यू का वैल्यू 6 आएगा, म्यू का वैल्यू 6 आएगा और लैम्डा कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है एंड हेंस ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर, राइट? यस, सो फंटास्टिक वर्क बच्चों। यस, यहाँ पे और कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं अभी के लिए छोड़ रहा हूं, आप लोग डेफिनेटली गो थ्रू कर सकते हो। तो यस, आज के लिए बस इतना ही बच्चों। आई थिंक दिस वाज अ गुड सेशन। इस सेशन को आप अच्छे से जो है एक कॉन्सेप्ट को टारगेट करके उस क्वेश्चन को फोड़ने के पर्सपेक्टिव से देखो। एक सवाल आने के बहुत हाई चांसेस हैं 30 क्वेश्चंस में से सिर्फ इस कॉन्सेप्ट पे। तो बस 1 घंटे का ये सेशन को अगर आप गो थ्रू करोगे, ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। दैट्स माय टाइम बच्चों। गणेश पवार मेरा नाम है, आपका मैथ्स एजुकेटर एट स्कोर प्लस। टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून, बाय।